So guys, in this lecture I will show the convergence of some special sequences. Convergence of some special sequences of real numbers. यही हमारा टॉपिक है, ठीक है. So I will take some sequences whose nth term is defined by finite decimal expansion consisting of n numbers after the decimal. ठीक है. These kind of sequences, like, okay. So we will discuss convergence of these sequences and mainly we will find their limit. So here limit is our major task. You will see we can easily show the convergence, but to evaluate the limit it is little bit difficult, but we will have something जिसके थ्रू हम easily इनका लिमिट इवेल्युएट कर पाएंगे. ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था, हम उस टाइप के सीक्वेंसेस को लेंगे जिनकी nth टर्म फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट हो रही हो. ठीक है. सो जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट सीक्वेंस है जिसका nth टर्म डिफाइंड है बाय 0.1212-12. दैट मीन्स हियर after decimal I have 2 n digits. In the second example, nth term defined by 0.142857, 142857 dash 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 142857. So in this nth term after decimal I have 6 n digits. ठीक है. So finite decimal expansion से ये nth term यहाँ पर represent हो रही है, और in each finite decimal expansion after decimal we have n numbers. ठीक है. ओके, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस का हमें कन्वर्जेंस डिस्कस करना है. तो जैसा कि मैंने बोला, कन्वर्जेंस तो हम इजीली बता देंगे बिकॉज वी हैव ए थ्योरम फॉर दैट, बट लिमिट थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. ठीक है, बिकॉज इसीलिए मैंने इन्हें बोला स्पेशल सीक्वेंसेस. तो चलो आज के लेक्चर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. चलो, सो टू शो द कन्वर्जेंस ऑफ दीज सीक्वेंसेस वी विल यूज ए थ्योरम. ठीक है, आप सभी को पता होगा, काफी वेल नोन थ्योरम है. थ्योरम इज एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. मीन्स अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि क्या है, मोनोटोनिक है. मोनोटोनिक दैट मीन्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, दोनों में से एक ही होना चाहिए. एंड प्लस बाउंडेड, तो वो इंप्लाई करेगा दैट आवर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है. So let us write the statement of the theorem. Theorem is every monotonic bounded sequence is convergent. That is, monotonic plus bounded implies convergent. But converse need not be true. That is, if your sequence is convergent, then it's not necessary that your sequence is monotonic and bounded both. But convergent है तो bounded होगा, ये फिक्स है. बट मोनोटोनिक हो ये जरूरी नहीं है. ठीक है, तो कन्वर्जेंस थ्योरम का ट्रू हो वो जरूरी नहीं है. चलो, तो ओके. तो अभी यहाँ पे दो बातें आ रही है, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड. तो मोनोटोनिक कैसे शो करना है और बाउंडेड कैसे शो करना है वो मैं बता देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोटोनिक में दैट मीन्स अगर इंक्रीजिंग हमें शो करना है, किसी सीक्वेंस को अगर हमें इंक्रीजिंग शो करना है, तो हमें क्या करना होगा, वी विल टेक द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, दैट इज डिफरेंस ऑफ n प्लस 1th टर्म एंड nth टर्म. एंड इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, इफ दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, if you are having this, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा that n plus 1th term is greater than nth term for all n. मीन्स आगे वाली टर्म प्रीवियस टर्म से क्या हो रही है, कम हो रही है. मतलब सीक्वेंस का नेचर कैसा है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब हमारा सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग है. और अगर हमें डिक्रीजिंग शो करना है तो हम क्या करेंगे, यही डिफरेंस लेंगे. दैट मीन्स वी विल टेक n plus 1th term minus nth term. If this difference is less than 0 and this gonna be hold for all n. ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट n प्लस 1th टर्म इज लेस देन nth टर्म. तो ये क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो
तो सिंपल है, मोनोटोनिक बताने में हम ये डिफरेंस लेंगे और देखेंगे कि फॉर ऑल एन के लिए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है या नहीं है। अगर है तो रेस्पेक्टिवली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, अगर नहीं है दैट मीन्स हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। ओके, नाउ फॉर द बाउंडेडनेस, ठीक है, बाउंडेड, किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलेंगे, नाम से ही साउंड हो रहा है बाउंडेड, ठीक है। अब जैसे सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती है। अब सीक्वेंस हम किसका ले रहे हैं, रियल नंबर्स का, तो जो भी सीक्वेंस की टर्म्स है वो क्या होगी, नंबर लाइन पर ही होगी। तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा प्रोवाइडेड नंबर लाइन पर सीक्वेंस की सारी टर्म्स किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हो, बाउंडेड हो उनसे, ठीक है। तो वही है, तो जो जिन नंबर्स के बीच में वो रहती है उन्हीं नंबर्स को रेस्पेक्टिवली अपर बाउंड और लोअर बाउंड कॉल करते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए क्या रहता है हमारा, our sequence xn is bounded, BDD short of bounded if there exist alpha and beta are two real numbers such that xn lies between alpha and beta for all n, means all the terms of this sequence lies between alpha and beta, ठीक है। देयर एग्जिस्ट मैंने कॉल किया है, मतलब एटलीस्ट वन अल्फा एंड वन बीटा। अगर एक अल्फा और एक बीटा ऐसा मिल पा रहा है दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइटली मेनी अल्फा एंड इनफाइनाइटली मेनी बीटास। दिस अल्फा इज नोन एज लोअर बाउंड एंड दिस बीटा इज नोन एज अपर बाउंड, ठीक है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ अगर एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड हमें मिल जा रहा है, मतलब सीक्वेंस के अंदर हमारा बाउंडेड हो जा रहा है, तो दैट सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी लोअर बाउंड एंड इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड। ऑब्वियस है ना, कोई एक नंबर है जिससे सीक्वेंस की सभी टर्म्स क्या है, बड़ी है, तो इस नंबर से छोटे वाले सभी नंबर्स के लिए भी क्या होगी, बड़ी होगी, और इस नंबर से छोटे तो इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे बिकॉज रियल लाइन पे अनकाउंटेबल मैनी नंबर्स होते हैं हमारे, एंड सेम फॉर बीटा आल्सो। एनीवे, तो इस तरह से हम लोग मोनोटोनिक बता देंगे और इस तरह से हम लोग बाउंडेड बता देंगे। तो मोनोटोनिक और बाउंडेड हो जा रहा है तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ओके, अब इन दोनों को हम यहीं पे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में ही। ओके, वन मोर थिंग, इस थ्योरम का यूज हम हमेशा ही नहीं करेंगे बिकॉज जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कन्वर्जेंस का बेसिकली क्या मतलब होता है, बिकॉज जैसा कि ये सीक्वेंस में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स होती है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो कि नंबर लाइन पर रहती है, अब वो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स या तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, मतलब उस नंबर की तरफ कन्वर्ट कर रही है, तो वो जिस नंबर की तरफ कन्वर्ट कर रही है वो नंबर क्या होता है, उसका लिमिट होता है। तो अगर सीक्वेंस की टर्म्स किसी एक फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंस हमारा क्या कन्वर्जेंट है। बट अगर सीक्वेंस की टर्म किसी एक फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब टर्म्स बढ़ती 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 जा रही है, वो इनफाइनाइट तक जा रही है या फिर माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है, तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। और अगर सीक्वेंस ऐसा है कि उसकी टर्म किन्हीं भी नंबर्स की तरफ ना तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट जा रही है, ना ही किसी फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, फॉर एग्जाम्पल -1/n, ये सीक्वेंस की टर्म्स को हम देखते हैं, n को वेरी करवाते हैं तो क्या आता है -1 1 -1 1 -1 1 लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या करती है, ये टर्म्स नंबर लाइन पर -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, तो इस टाइप का सीक्वेंस क्या हो जाता है हमारा, ओसिलेटिंग सीक्वेंस। तो अभी मैंने आपको मेजर बता दिया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ, डाइवर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ और ओसिलेटिंग सीक्वेंस का क्या मतलब हुआ। कन्वर्जेंट मतलब किसी एक नंबर की तरफ टेंड कर रहे हैं, डाइवर्जेंट मतलब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को टेंड कर रहे हैं, और ऑसिलेटिंग मतलब नंबर लाइन पर ऐसे टर्म्स इधर जा रही है फिर इधर आ रही है, टाइप ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। ओके, तो ऐसे जो भी सीक्वेंसेस है जिनकी हम लिमिट निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1/n है, -1/n है, देयर आर सो मेनी सीक्वेंसेस जिनकी हम लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लिमिट की वैल्यू हम बता पा रहे हैं कि फाइनाइट एंड यूनिक, लिमिट अगर रहेगा तो वो ऑलवेज यूनिक होगा, फाइनाइट रहे तो भी यूनिक, इनफाइनाइट है तो भी यूनिक ही रहेगा लिमिट फिलहाल, ठीक है। ओके, तो लिमिट की वैल्यू अगर फाइनाइट है दैट मीन हम बोल देंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब सीक्वेंस की टर्म एक फाइनाइट नंबर को एंड कर रही है, उसकी तरफ कन्वर्ट कर रही है, टर्म्स के बीच का गैप कम होता 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 उस नंबर पर चला ही जाएगा, टर्म्स उसी नंबर पे चली जाएगी, राइट।
हालांकि इतना हम लोग ऐसे देख नहीं सकते कि हाँ टर्म ऊपर चली ही गई, क्योंकि एन हमारा इन्फिनिटी को जाता है। बट हाँ वो हमें बिहेवियर समझ में आता है कि टर्म्स के बीच का गैप कम होते 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 वो उस नंबर पर अप्रोच कर रही होती है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम 1/n का देख सकते हैं xn, जैसे कि 1/n ये सीक्वेंस क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है। बिकॉज अगर मैंने लिमिट लिया तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किस पे अप्रोच कर रहा है, 0 पर, तो 0 इसकी लिमिट हो गई, मतलब टर्म्स किस पे जा रही है, 0 पर जा रही है। अब हम इजी मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लिमिट यहाँ पर क्या आ गई 0। सीक्वेंस कभी 0 वैल्यू लेगा नहीं, क्योंकि लिमिट कभी भी नहीं लेता है वो। अब जैसे फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म क्या है 1/2, थर्ड टर्म इज 1/3, देन 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9। तो मैंने तो केवल 9 टर्म्स ही लिए और सीक्वेंस में तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होती है, 9 टर्म्स में ही वो यहाँ तक आ चुकी है। अब तो हम देख सकते हैं यहाँ से इस छोटे से गैप में यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होगी सीक्वेंस की। तो उनके पेज का गैप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब टर्म्स किस पे अप्रोच कर रही है, 0 पे अप्रोच कर रही है ना। तो मतलब जब भी हम कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो मतलब हालांकि हर बार इतना फाइन विजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, ये तो बहुत नाइस एग्जांपल है, ठीक है। तो बस कन्वर्जेंस के माइंड में यही आना चाहिए कि टर्म्स के बीच का गैप कम होता 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 वो किसी एक नंबर पर अप्रोच कर रही है, मतलब सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो गया, ओके। जबकि डाइवर्जेंट में ऐसा नहीं होता, बिकॉज अगर मैंने ले लिया xn इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर नंबर लाइन पे देखती हूँ तो टर्म क्या रही है 1 2 3 4 5, कॉन्स्टेंट डिफरेंस 1 है जिससे चलता जा रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट की तरफ डाइवर्स कर रही है ना। तो मतलब हमारे माइंड में ऐसे इमेज बननी चाहिए कि भाई कन्वर्जेंट होता है तो ऐसे हो रहेगा, डाइवर्जेंट हो रहा है मतलब नेचर ऐसा जा रहा है। और ऑसिलेशंस में तो मैंने बता ही दिया था, xn इज इक्वल टू -1/n लिया, नंबर लाइन पर ये इसकी टर्म -1 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहेगी। एनीवे चलो ये तो हमारा अदर पार्ट हो गया। मेन हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर इस टाइप के सीक्वेंसेस का कन्वर्जेंस, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया लिमिट अगर इवेल्युएट कर पा रहे तब तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम इजीली बता देंगे। बट बहुत सारे सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, जैसे कि ये है। तो इन केसेस में हमें क्या करना होता है, इस थ्योरम का यूज करना होता है। इस थ्योरम के थ्रू हम ये बता देते हैं कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मतलब उसकी 100% एक फाइनाइट लिमिट होगी। फिर हम कुछ मेथड्स का यूज करते हुए, कुछ ट्रिक्स का यूज करते हुए लिमिट निकालते हैं, वो ट्रिक्स मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। चलो तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मुझे इन दोनों सीक्वेंसेस, पहले मैं फर्स्ट सीक्वेंस लेती हूँ, इसको मुझे बताना है मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, तो वहां से मुझे फिक्स लिमिट पता चल जाएगी कि लिमिट है, ओके। तो जैसे कि आप देख भी सकते हो ये सीक्वेंस क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। फर्स्ट टर्म क्या है 0.12, सेकेंड टर्म 0.1212 एंड लाइक दैट। बट हमेशा हमें इनके थ्रू देखना होता है ताकि फॉर ऑल एन के लिए मतलब हमें ये पता रहेगा कि आगे चल के भी नेचर यही रहेगा। क्योंकि बहुत से सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के टर्म से हम लोग देख लेते हैं कि भाई हाँ टर्म्स बढ़ती जा रही है या फिर घटती जा रही है, बट आफ्टर सम एंड ऐसे टर्म्स में फ्लक्चुएशन होता है, मतलब टर्म्स अगर बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर डिक्रीज हो जा रही है, अगर डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पर वो बढ़ जा रही है, ठीक है। तो बेटरली ऑलवेज टेस्ट लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लेना n+1th टर्म माइनस nth टर्म। तो n+1th टर्म में कितनी डिजिट्स हो जाएगी 12+2, बिकॉज n को रिप्लेस कर देना होगा n+1 से, ओके। सो इफ यू टेक दिस डिफरेंस तो क्या मिलेगा बेसिकली हमें 0 पॉइंट मतलब 1 2 1 2 till 1 2, हाउ मेनी डिजिट्स 2n+2 डिजिट्स माइनस 0.1212 dash 1 2, हाउ मेनी 2n डिजिट्स। सो डिफरेंस अगर मैंने लिया इनका सब्ट्रैक्शन तो क्या मिलेगा 0.00 dash 0, हाउ मेनी टाइम्स 2n टाइम्स, इट इज व्हाट ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जा रहा है दैट xn+1 minus xn is greater than 0, means I have xn+1 is greater than xn and this is true for all n। तो ये इम्प्लाई कर दे रहा है दैट माई सीक्वेंस xn is increasing, okay, in fact strictly increasing because strictly साइन आ रहा है। चलो तो हमने इंक्रीजिंग बता दिया, मोनोटोनिक हो गया। अब मुझे बाउंडेड बताना है, ठीक है।
तो अगर हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है दैट इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो बाउंडेड बताना है, मतलब बाउंडेड बताना तो हमें लोअर और अपर दोनों बाउंड निकालना होता है, बट मोनोटोनिक के केस में दोनों बाउंड्स को निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? बिकॉज अगर सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, उसका लोअर बाउंड, मतलब वो सबसे छोटा होगा ना, मतलब वो क्या हो जाएगा, उसका लोअर बाउंड। तो हमें केवल अपर बाउंड डिफाइन करना होता है। और अगर सीक्वेंस हमारा डिक्रीजिंग है, मतलब घटता जा रहा है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हुआ, सबसे बड़ा टर्म हुआ, तो वो क्या हो जा रहा है उसके लिए अपर बाउंड। तो हमें क्या फाइंड करना होता है, जस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना होता है। तो मोनोटोनिक के केस में हमें केवल एक ही बाउंड फाइंड करना होता है, और एक बाउंड तो हमारा हमेशा फर्स्ट टर्म देता है। सो इन दिस केस हियर माय सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 0.12, दैट विल बी आवर लोअर बाउंड फॉर दिस सीक्वेंस। सो क्लियरली 0.12 is less than equal to xn and it is true for all n. Okay, we need to find just upper bound. Okay. तो अभी इस सीक्वेंस में हम बाय इंस्पेक्शन अपर बाउंड देख सकते हैं। फर्स्ट टर्म है 0.12, सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म इज 0.12, सेकेंड टर्म इज 0.1212, थर्ड टर्म इज 0.121212 एंड लाइक दैट। तो हम देख रहे हैं ना हर टर्म क्या है 0.1 समथिंग है ना, तो सब टर्म क्या होगी 0.2 कभी नहीं होगी, बिकॉज सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है। पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होती तो फिर हमें नहीं पता होता है ना। तो क्लियर है कि सभी टर्म क्या होगी 0.2 से तो छोटी ही होगी ऑब्वियसली, इनफैक्ट 0.2, 0.3, 0.4, इनफैक्ट 0.2 से पहले भी कोई एक नंबर होगा जिससे ये क्या होगी छोटी होगी, बट वो थोड़ा फाइंड करना इतना इजी नहीं है। तो हम बिकॉज लोअर और अपर बाउंड कोई यूनिक थोड़ी ना होता है, हमें तो बस एक बता देना होता है, क्योंकि एक भी अपर और लोअर बाउंड दे दिया तो इनफाइनिटली मैनी लोअर और अपर बाउंड होंगे ही, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पर क्लियरली हमें मिलेगा all the terms are strictly less than by 0.2. So this implies my sequence xn is bounded. So increasing है, bounded है, so by our theorem my sequence is what? Convergent. अब convergent है तो लिमिट होगी ही, ठीक है। Okay, so by the theorem implies my sequence xn is convergent. Convergent implies this must has a limit. Say my limit is L. Here L is fixed and finite and unique basically. And we need to find this L. अब यही हमारा मेजर टास्क था, how to find this L. ओके तो जैसा कि मैंने इन्हें स्पेशल सीक्वेंसेस कॉल किए हैं, ठीक है, तो स्पेशल सीक्वेंसेस का ही यूज हम करेंगे। तो व्हेनेवर योर सीक्वेंसेस आर डिफाइंड बाय लाइक दैट मींस आफ्टर डेसिमल एक फिक्स नंबर हो जो कि एन टाइम रिपीट हो, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, तो इस टाइप के सीक्वेंसेस को हम लोग रेकरेंस रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेकरेंस रिलेशन मींस टू फाइंड द मीन्स रेकरेंस रिलेशन, यू ऑल नो वेरी वेल, रेकरेंस रिलेशन मीन्स आगे वाले टर्म्स को फाइंड करने में हमें प्रीवियस टर्म्स का यूज करना होता है, तो वो हमारे क्या होता है रेकरेंस रिलेशन होता है। तो और रेकरेंस रिलेशन में ऑलवेज फर्स्ट टर्म या फर्स्ट टू टर्म्स गिवन होती है और उसके बाद वाली टर्म्स को हम लोग उस रिलेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चलो रेकरेंस रिलेशन फाइंड करते हैं हम। तो इसका रेकरेंस रिलेशन निकालना है या फिर इसका रेकरेंस रिलेशन निकालना है, तो फिक्स है because pattern fixed है, that's why we have the fixed method. Okay, तो हमें क्या करना होगा n plus nth term and it is equal to nth term, ठीक है, n plus nth term is equal to nth term and plus the number which is repeating after the decimal n time, वो नंबर जो कि आफ्टर डेसिमल n टाइम रिपीट हो रहा है उस नंबर को पुट करना है। तो इस केस में वो नंबर कौन है 12, so put here 12 and divided by how many digits we have in that number 12, 2 digits, so we will put here 100, simple, and plus nth term is equal to nth term plus वो नंबर जो कि आफ्टर डेसिमल n टाइम रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय उस नंबर में कितने डिजिट्स है 10 रेज टू दैट नंबर, 10 रेज यहाँ पे 2 डिजिट है तो 10 रेज टू 2 दैट इज 100।
आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन रहेगा तो x1 हमारे पास रहेगा 0.12, इट इज गिवन, एंड अदर टर्म्स कैन बी डिफाइंड बाय दिस रेफरेंस रिलेशन, तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। n इक्वल टू अगर मैंने 1 पुट किया तो x2 क्या मिल जाएगा, x1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100, पुट द वैल्यू ऑफ x1 तो क्या मिल रहा है 12.12 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या मिल रहा है 0.1212। थर्ड टर्म फाइंड करना, पुट n इक्वल टू 2, तो x3 क्या मिल रहा है, x3 इज x2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 100, x2 दिस प्लस 12 will give you 12.1212 divided by 100. What do you have? You have 0.121212 and so on. कितना सिंपल है। चलो, तो यही हमारा मेजर टास्क था, टू इवेल्युएट दैट लिमिट। चलो तो भाई अभी ये लिमिट आज ये रेफरेंस रिलेशन मिल चुका है, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज मुझे पता है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है ही, बस वो नंबर हमें फाइंड करना है। सिंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो nth टर्म अगर l पे अप्रोच कर रही है तो n प्लस 1th टर्म, n प्लस 2th टर्म, n माइनस 1th टर्म, ये सभी भी किस पे अप्रोच करेगी, l पर ही अप्रोच करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों तरफ लिमिट ऑपरेट कर देंगे, बिकॉज xn अगर l पे अप्रोच कर रही है तो xn प्लस 1 भी क्या l पर ही अप्रोच करेगा। So I am taking limit on this equation both side, then I have limit n tending to infinity 100 xn plus 1 is equal to limit n tending to infinity xn plus 12. 100 is a constant, take it outside, and the limit value is what, L. Limit on xn which is L, limit on 12 is a constant, to keep it as it is. Now what I have 99L is equal to 12, that is L is equal to 12 divided by 99, and it is giving me 4 by 33. So 4 by 33 is the limit for this sequence. कितना इजी रहा। तो जब कभी भी अगर कोई सीक्वेंस है जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो 100% हमें ये तो क्लियर रहेगा कि मोनोटोनिक बाउंडेड है, दैट इज कन्वर्जेंट है, मतलब उसकी लिमिट रहेगी और इस एल्गोरिथम के थ्रू हम उसका रेकरेंस रिलेशन निकाल देंगे। रेकरेंस रिलेशन पे लिमिट ऑपरेट करके हम इजीली लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंस अभी हमें एक मेथड पता चल गया, हमें तो इस टाइप के सीक्वेंसेस का कन्वर्जेंस एज वेल एज लिमिट सब हम इजीली बता देंगे। ओके, so just quickly take the second example. तो सेकंड एग्जाम्पल को भी वही मोनोटोनिक और बाउंडेड बताएंगे, ताकि हम इसका क्या कन्वर्जेंस फिक्स हो जाएगा। कन्वर्जेंस फिक्स होगा तभी हमें श्योरिटी रहेगी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो उसकी वैल्यू मिलेगी ही, और 100% वो करेक्ट वैल्यू मिलेगी। चलो तो सेकंड क्वेश्चन, क्लियरली फॉर मोनोटोनिक टेक xn प्लस 1 माइनस xn, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या मिलेगा, n प्लस 1th टर्म में कितने डिजिट्स हो जाएगी 6n प्लस 6, और nth टर्म में 6n डिजिट्स है तो हमें क्या मिल जाएगा 0.00 0, हाउ मेनी टाइम्स 6n टाइम्स, एंड देन नंबर 1 4 2 8 5 7, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल n। तो यहाँ से मिल रहा है दैट xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल n, implies माई सीक्वेंस xn इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सेम इंक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, सो हियर फर्स्ट टर्म इज 0.142857 एंड इज ट्रू फॉर ऑल n। नीड टू फाइंड जस्ट अपर बाउंड, और अपर बाउंड हम लोग बाय इंस्पेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी हर टर्म क्या रहा 0.142857 14287 लाइक दैट। ठीक है, मतलब 0.2 से तो सभी क्या होगी छोटी होगी ही। सो क्लियरली हियर स्ट्रिक्टली लेस देन 0.2, जरूरी नहीं है 0.2 का, 0.3 भी ले सकते हो, 0.4 भी ले सकते हो, जो बेटरली आपको लगे कि हाँ हर टर्म उससे छोटी है ही, बिकॉज यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन से तो बहुत फैमिलियर है। चलो ओके, सो दिस गिविंग मी सीक्वेंस xn is bounded.
So monotonic plus bounded implies sequence xn is convergent. अब sequence convergent है, that means it must has a finite and unique limit, and I just need to find this L. तो सेम मेथड है हमारे पास, बिकॉज अभी हमारे पास ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग ये रेकरेंस रिलेशन इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फटाफट इवेल्युएट कर लीजिए अभी। क्या बताया था मैंने? What did I tell you? I told you take n plus one term, and that is equal to nth term. N plus one term is equal to nth term plus a number which is repeating n times after the decimal in the nth term. And what is that number? That number is 142857. So put that number here. 142857, then divided by 10 raised to number of digits in that number. So how many digits I have in this number? I have 6 digits. So put here 10 raised to 6. Clear? Okay. So same limit है हमारे पास, उस पर लिमिट पुट कर, हाँ आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करोगे तो यही टर्म्स मिलेगी। ठीक है, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to 6 x n plus 1 is equal to x n plus 142857. Apply limit both the side, that is limit n tending to infinity 10 raised to 6 x n plus 1 is equal to limit n tending to infinity x n plus 142857. Same as if your nth term tending to L, because मुझे पता है sequence convergent है, that's why nth term tending to L, so n plus 1th term also tends to L. So I have here 10 raised to 6 L is equal to L plus 142857. Take L in left hand side, then I have 99999 L is equal to 142857. So L is equal to 142857 divided by 99999. So you can easily simplify it. So this number is divisible by 9. So 1 I have 1587 divided by 1. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखा, हालांकि मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, बट इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आ जा रहा है, अगर कोई भी सीक्वेंस है जो कि फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट हो रहा है और इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फाइनल डेसिमल एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट होने वाले सीक्वेंसेस भी डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, बट हमें एक ही पैटर्न ध्यान रखना है। एक फिक्स नंबर है जो कि एन टाइम रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल, तो उनके लिए इससे हम लोग रेकरेंस रिलेशन दे सकते हैं और इजीली लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हैं। दैट्स ऑल।